वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। बीएसएससी के मैथ में आज हम लोग सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो आज का सेशन रहेगा वो सभी एग्ज़ामों के लिए, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे एसएससी चाहे एनटीपीसी, सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और सभी सवालों का जो बेस्ट अप्रोच होगा, यानी सबसे पहले हम लोग उस सवाल का बेसिक देखेंगे, उसके बाद उस सवाल का जो शॉर्ट या बेस्ट अप्रोच होगा वो चीज़ भी देखेंगे उस सवाल का। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ऐसा 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो। अगर इसका हम लोग बेसिक देखेंगे तो यानी 3 संख्या क्रमिक संख्या है, तो यानी पहला संख्या x, तो दूसरा संख्या x+1 और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा x+2। ठीक है, पहला संख्या का क्या बोला जा रहा है 2 गुना, दूसरा संख्या का 3 गुना और तीसरा संख्या का जो 4 गुना है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 191 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं और x का वैल्यू जो आएगा उसके बाद हम तीनों संख्या इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी पहला x का वैल्यू आएगा तो दूसरा संख्या x+1, तीसरा संख्या x+2। ये तो इसका बेसिक हुआ। अगर हम इसको शॉर्टकट बनाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, तब हमें ऑप्शन बेस्ड चलना पड़ेगा। यानी ऑप्शन में क्या करेंगे, पहला संख्या का 2 गुना और दूसरा संख्या का 3 गुना और तीसरा संख्या का 4 गुना करने पे 191 प्राप्त होना चाहिए। तो हम टोटल गुना नहीं करके हम लोग केवल यूनिट डिजिट देख लेते हैं। जैसे अगर हम पहला संख्या का 2 गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 8 आ जाएगा, दूसरा संख्या का 3 गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 0 ही आएगा और तीसरा संख्या का 3 गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 4 आ जाएगा। तो यानी इकाई स्थान पे यहाँ पे कितना आ रहा है 8 4 12, यानी इकाई स्थान पे 2 आ रहा है, जबकि हमें इकाई स्थान पे 1 चाहिए। अगर हम ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, पहला संख्या का 2 गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 0, दूसरा संख्या का 3 गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 3, तीसरा संख्या का 4 गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 8। यहाँ पे इकाई स्थान पे कितना हो रहा है 8 3 11, यानी इकाई स्थान पे 1 आ रहा है और हमें इकाई स्थान पे 1 ही चाहिए था। तो यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर हमें चेक भी करना रहता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई स्थान देख लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर इकाई स्थान पे एक ही जगह 1 आ रहा है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कार्यालय में 108 मेज है और 132 कुर्सियाँ हैं। यानी जो मेज का जो संख्या है वो 108 है और कुर्सी का जो संख्या है वो कितना है 132 है। कुर्सी का जो संख्या वो 132 है। अब बोला है उसमें से 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूट गई। अगर मेज का 1/6 टूट गया तो मेज का 1/6 18 होता है, यानी 18 मेज अगर टूट गया तो जो बचा हुआ मेज है वो कितना हो जाएगा, 18 घटा देंगे तो 90। अगर 1/4 कुर्सी, यानी कुर्सी का अगर हम 1/4 निकालें तो 33, अगर 33 कुर्सी टूट गया तो बचा हुआ कुर्सी कितना होगा 99 हो जाएगा। 99, यानी बचा हुआ मेज 90 है और बचा हुआ कुर्सी 99 है। अब क्या बोला, यदि उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता पड़ती है, यानी तो कितने लोग कार्य करेंगे। यानी एक आदमी को कार्य करने के लिए एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता पड़ती है, तो कितने लोग कार्य करेंगे। यानी 90 मेज है और 99 कुर्सी है, तो 90 लोग ही, यानी सबसे कम 90 मेज है तो 90 लोग ही काम कर पाएंगे, क्योंकि 90 लोग को 90 मेज और 90 कुर्सी भी मिल जाएगा। लेकिन अगर 99 लोग काम करेंगे तो फिर यहाँ पे 9 मेज हमें और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा ना, जबकि हमारे पास 90 मेज ही हैं। तो जो सबसे कम होगा उतना लोग काम कर पाएंगे, यानी 90 मेज है तो 90 लोग काम कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए तथा बी को एक कार्य 1200 रुपये की राशि में पूरा करने को दिया गया। ए अकेला उस काम को 15 दिनों में, बी उसे 12 दिन में कर सकता है, साथ में सी की मदद से वो 5 दिनों में कर सकता है, तो सी का हिस्सा कितना रुपया होगा। देखिए, जो रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइम एंड वर्क में, रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन वो 2 आधार पे होता है। पहला आधार तो आप एक तो क्षमता हो जाएगा, यानी जितना जिसका क्षमता रहेगा उतना ज़्यादा उसका रुपया मिलेगा। दूसरा उसका भाग हो जाएगा, यानी जो आदमी जितना भाग काम करेगा उतना ही भाग उसको रुपया भी मिलेगा। देखिए, अगर ये सी की सहायता से, यानी जब ए प्लस बी प्लस सी काम करता है तब ये काम कितना दिन में समाप्त कर देता है, 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो 5 दिन में ए कितना भाग कर देगा, जब ए टोटल काम को 15 दिन में करता है तो 5 दिन में ये 5/12 भाग कर देगा। बी अगर टोटल काम को 12 दिन में करता है तो इसका मतलब बी 5 दिन में 5/12 भाग कर देगा, यानी 5 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर देगा वो निकाल लें। सॉरी, ये 5/15, तो 1 से 1/3 हो जाएगा ये, और 1/3 प्लस 5/12 यानी 9/12
3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी 3/4 भाग। कहने का मतलब है 5 दिन में ए और बी मिलकर 3/4 भाग कर दिया, तो शेष काम कितना, शेष भाग कितना बचा, 1/4 बचा। यानी 4 में से 3 भाग जब कर दिया तो 4 में से 1 भाग शेष बचा, और इस शेष भाग को कौन करेगा, सी करेगा। 5 दिन में जो सी है वो 1/4 भाग ही करता है। अगर 5 दिन में सी 1/4 भाग करता है तो रुपया 1200 का 1/4 भाग सी को मिल जाएगा। यानी 1200 1/4 कितना होता है, 300, यानी 300 रुपया सी को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आदमी जितना भाग काम करेगा रुपया का उतना ही भाग उसको मिलेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नलियाँ एक पोखर को सबसे जल्दी खाली कर सकती हैं। देखिए नली, ये बोला जा रहा है कि नली जो है सबसे कौन जल्दी खाली कर सकती है। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, नली से जो पानी निकलता है वो उसके त्रिज्या के हिसाब से नहीं निकलता है, उसके आयतन के हिसाब से निकलता है। और नली का जो आयतन हो जाएगा πr²h, यानी जो वॉल्यूम होगा πr²h। यहाँ पे h का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे पहला जो नल है वो 60 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया गया। और दूसरा जो नल है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 नल, यानी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले 2 नल हैं। और तीसरा जो नल है, ये तीसरा, वो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 नल, यानी 20 सेंटीमीटर व्यास दिया तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाला 3 नल। जब हाइट का कोई जिक्र नहीं किया गया तो यहाँ पे जो वॉल्यूम डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, r² पे डिपेंड करेगा। जिसका मतलब पहला वाला का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। दूसरा वाला का जो वॉल्यूम आएगा, एक नल का जो वॉल्यूम आएगा 225, 15 का स्क्वायर 225, 225 आयतन वाला 2 नल है, तो 2 नल का जो आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 450। पहला का त्रिज्या 10, यानी इसका जो वॉल्यूम आएगा 100 हो जाएगा। क्योंकि ऊंचाई इसमें जिक्र नहीं किया गया तो ऊंचाई नहीं लेंगे। यहाँ पे जो वॉल्यूम डिपेंड करेगा वो त्रिज्या के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अगर 100 आयतन वाला 3 नल है तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा, 300। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा कि कौन नल पहले खाली करेगा। जो 900 आयतन वाला नल है वो पहले खाली कर देगा। जिसका जितना ज़्यादा आयतन रहता है वो उतना जल्दी खाली कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सबसे पहले खाली करेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज और उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितनी है। देखिए समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा, समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा ए मानते हैं तो इसके अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो क्या हो जाएगा, a/2√3। अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या होता है a/2√3। और बाह्यवृत्त का जो त्रिज्या होता है, बाह्यवृत्त का जो त्रिज्या वो कितना हो जाता है, a/√3 हो जाता है। अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है तो अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा a/2√3 और बाह्यवृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा a/√3। बस यही जानकारी से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब बोला उनके समबाहु त्रिभुज और उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और परिवृत्त के क्षेत्रफल, परिवृत्त का त्रिज्या a/√3 दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² और त्रिज्या कितने दिया गया, a/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यानी जो आयतन आएगा √3/4a² अनुपात पाई गुने a² का स्क्वायर करें 3, तो ये a² से a² कट जाएगा, a² से a², और ये 3 इधर आ जाएगा और ये 4 उधर चला जाएगा, यानी 3√3 अनुपात 4 पाई। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयताकार समांतर षष्ठफलक के माप का जो अनुपात है 2:2:1 है। यानी जो आयताकार समषष्ठफलक बोला जाए तो वो घनाभ होता है। आयताकार समषष्ठफलक क्या होता है, घनाभ होता है। घनाभ के जो माप का अनुपात यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो अनुपात है वो 2x/2x/x दिया गया है, 2:2:1 दिया गया है। उसके संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है 144 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी घनाभ का संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, यानी 2 LB कितना होगा, 2 दूना 4x² और BH कितना हो जाएगा 2x², और HL कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2x²। यानी जो संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा कितना आ गया, 2 गुने 4 2 6 2 8x², और ये कितना दिया गया संपूर्ण क्षेत्रफल 144 दिया गया, बराबर 144।
तो यानी 8 दूना 16 से 9 से गुना करेंगे तो 144, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब भुजा 3 आ गया तो हमें क्या निकालना है, उसका आयतन निकालना है, यानी एक्स का मान जब 3 आ गया तो हमें आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई LBH, और लंबाई कितना दिया गया 2x, चौड़ाई 2x और ऊंचाई x, यानी 4x क्यूब उसका आयतन आ गया। x के बदले में 3, यानी 4 गुने 3 का क्यूब 27, यानी 108 उसका आयतन आ जाएगा, 108 घन सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपये है और उस पर 10% की छूट उपलब्ध है, ठीक है। उसका दुकानदार उस पर मौसम न रहने पर खरीदार को अतिरिक्त छूट देता है और उसे 5202 रुपये में बेच देता है, तो वो मौसमी छूट कितनी थी। देखिए अगर इसको बेसिक से बनाएंगे, पहले बेसिक देख लेते, तो उसके बाद हम लोग शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो भी देख लेंगे। जैसे 6800 रुपया उसका क्या था, अंकित मूल्य था। अगर 10% का छूट पे बेच रहा है, इसका मतलब 90% बेच रहा है, और 90% का शॉर्ट फॉर्म क्या, तो 9/10, 10% की छूट बेच रहा है, इसका मतलब 100 - 10 करते हैं ना। अगर दूसरा छूट, मौसमी छूट अगर x% का है, तो x% का छूट पे बेचेगा तो कितना बेचेगा, 100 - x/100 पे बेचेगा, इतना बेचेगा। और बेच कितना बड़ा है, 5202 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे 6800 रुपया इस पर अंकित था, अगर 10% का इस पर हम छूट देते हैं 10%, तो 6800 का 10% कितना होता है, 680। अगर 680 का हम लोग छूट देते हैं तो कितना में बेचेंगे, यानी 6120 रुपये में बेचेंगे। लेकिन बेच कितना हम रहे हैं, हम लोग 5202 रुपये में बेच रहे हैं। अगर हम 10% का छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 680 का छूट है तो 6120 में बेचेंगे, लेकिन बेच कितना हम रहे, 5202 में बेच रहे हैं। तो जो अतिरिक्त छूट मिल रहा है वो कितना का मिल रहा है, 5202 अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 918 रुपया हो जाएगा। 918 ही होगा ना, हाँ ठीक है। यानी 918 रुपया छूट मिल रहा है कितना पे, 6120 पे गुना 100, यानी जो मौसमी छूट मिलेगा वो कितना मिल रहा है, मौसमी छूट वो 918 का मिल रहा है कितना पे, 6120 पे गुना 100, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 से ये 5 बार में, 2 से कितना बार में, 306 बार में, 6 × 18, यानी 306 से ये 3 बार में, यानी जो टोटल छूट आएगा वो 5 × 15%। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। यानी इस तरीक़ा से भी हम इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए ने एक भोजन मेज जिसका अंकित कीमत 3000 था, क्रमशः 10% और 15% की क्रमिक छूट पे खरीदा। यानी ए के लिए जो CP हो जाएगा कितना हो जाएगा, अंकित कीमत था 3000, अगर 10% की छूट पे खरीदा इसका मतलब 9/10 में खरीदा, फिर 15% का छूट पे खरीदा इसका मतलब 85%, और 85% का शॉर्ट फॉर्म क्या तो 17/20, यानी 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 15 बार में, यानी इसका जो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 15 × 135 × 17, 135 × 17 कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85, 8 7 × 51 8 59 5 17 5 22, यानी 2295 रुपये उसका किराया मूल्य आ गया, यानी 2295 में खरीदा और 105 रुपया परिवहन पे खर्च कर दिया। तो इसका मतलब जो टोटल CP होगा, जितना भी एक्स्ट्रा खर्च होगा वो सब CP में जुटेगा, यानी 105 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी 2400 रुपया जो है उसका टोटल CP आ जाएगा। जब टोटल CP 2400 रुपया आ गया और हम बेच कितना में रहे हैं, 3200 में बेच रहे हैं, तो हमें कितना का प्रॉफिट होगा, यानी 2400 में खरीद रहे हैं और 3200 में बेच रहे हैं, 3800 का लाभ हो रहा है कितना में, 2400 में गुना 100, यानी 8 से ये 3 बार में, यानी 100/3 क्या हो जाएगा, 33.1/3% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकान में प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट दी जाती है। यदि मूल्य के भुगतान नगद राशि में किया जाए तो 12% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यानी 10% का छूट तो मिलता ही है, अगर आप नगद भुगतान करते तो 12% का एक्स्ट्रा छूट मिल जाता है। अगर उसका मूल्य 250 रुपया है तो नगद भुगतान के लिए कितना राशि देना पड़ेगा। देखिए 250 रुपया उसका मूल्य था, 10% का छूट मिलेगा ही आपको, तो इसका मतलब 9/10 उसका मूल्य हो जाएगा अगर 10% का छूट देगा। जब आप नगद राशि पूछा है ना, तो नगद कितना देना पड़ेगा। जब नगद देते हैं तो 12% का अतिरिक्त छूट मिलता है। अगर 12% का अतिरिक्त छूट मिलता है इसका मतलब 88% आपको भुगतान करना पड़ेगा, और 88% का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, 22/25, यानी 25 को 10 से गुना करेंगे 250 कट जाएगा, यानी 22 को 9 से गुना करेंगे तो 198। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 32 रुपये प्रति केजी की दार्जिलिंग की चाय, यानी दार्जिलिंग की चाय का जो कीमत था वो 32 रुपये प्रति केजी, और असम के जो चाय का कीमत था वो 25 रुपये पर केजी को किस अनुपात में मिला, यानी इस दोनों को किस अनुपात में मिला है कि 32.40 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो क्या आप यहाँ पे 32.40 रख सकते, नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ये सीपी था और ये भी सीपी था और ये एसपी आ गया, यानी सीपी का तुलना हम लोग सीपी से करते हैं, एसपी से नहीं। तो अगर 32.40 रुपया बेचने पे अगर 20% का लाभ होता है, हम लोग किराया मूल्य निकाल लें 100/120। अगर हम ये दशमलव को हटाएंगे तो डबल जीरो हट जाएगा, यानी 2 0 कट जाएगा, यानी 12×9 = 12×7 = 84। यानी अगर 32.40 रुपया बेचने पर अगर 20% का लाभ होता है तो इस स्थिति में किराया मूल्य जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, ओवरऑल किराया मूल्य वो 27 रुपये आ जाता है। तो बीच में 27 को रख देंगे। अब 27 में से 25 घटेगा तो 2, और 32 में से 27 घटेगा तो 5, इन इसको किस अनुपात में मिलाएंगे, 2:5, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे के कुल 420 सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात 13, 11, 7 है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यानी इस तरह का सवाल में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो अनुपात समानुपात जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो देख लेंगे, उसमें इस तरह के 15-20 सवाल को प्रैक्टिस करवाया गया है, वहाँ पर ये सब जो कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे देख लेते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे उसके कुल मूल्य का जो अनुपात है, कुल मूल्य का अनुपात, कीमत का अनुपात, कुल कीमत का जो अनुपात है वो 13:11:7 है, और सिक्के का प्रकार कितना कितना रुपये का है, पहला है 1 रुपये का, दूसरा है 50 पैसा का, और तीसरा है 20 पैसा का। 1 रुपया, 50 पैसे और 20 पैसे का। तो हम यहाँ से संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। संख्या का अनुपात, जैसे अगर हम सिक्के के प्रकार को हम लोग संख्या से अगर गुना करते रहें तो हमें क्या आता है, टोटल मूल्य प्राप्त होता है, टोटल कुल मूल्य प्राप्त होता है। जैसे अगर सिक्का का 2 रुपये का आपके पास सिक्का है और कितना सिक्का है, 5 संख्या, यानी 5 सिक्का है, तो टोटल मूल्य आपका 10 रुपये हो जाएगा। इन प्रकार को अगर हम संख्या से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, टोटल मूल्य। अगर हमें संख्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये प्रकार को काट के हम लोग नीचे ले आएंगे, यानी संख्या निकालना होगा तो हम टोटल मूल्य को प्रकार से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से टोटल मूल्य 13 रुपया है, प्रकार 1 रुपया का है, तो संख्या निकालना है तो 13/1, यानी 13 1 रुपया का सिक्का होगा। अगर टोटल मूल्य 11 रुपया है तो 50 पैसा कितना सिक्का होगा, 11/0.50 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15, 10, 22 बार में कट जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। अगर टोटल 7 रुपया है और तो 20 पैसा कितना सिक्का होगा, यानी 35 सिक्का हो जाएगा, यानी 7/0.20, यानी उसकी संख्या का अनुपात आ गया 13:22:35 आ गया। और टोटल जो सिक्का दिया गया वो 420 सिक्का दिया गया है, यानी टोटल सिक्का अनुपात में कितना हो रहा है, 5 2 7 3 10, 3 2 5 1 6 1 7 70, और टोटल सिक्का दिया कितना गया 420, यानी 70 का वैल्यू 420, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो किसका वैल्यू निकालना है, तो हमें 50 पैसे के सिक्के का संख्या निकालना है। तो 50 पैसे के सिक्के का संख्या अनुपात में 22 है, तो 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा 132, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संख्या 37 को 2 भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग के 5 गुना और दूसरे भाग के 11 गुना का जो योग है वो 227 हो जाए। जैसे अगर हम इसको बेसिक से बनाएंगे तो 37 को 2 भागों में विभाजित करना है, तो पहला भाग को अगर आप x मानते हैं तो दूसरा भाग को 37 - x मानना पड़ेगा, और पहला भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना का जो योग होगा वो कितना होना चाहिए, 227 होना चाहिए। इस तरीके से हम बेसिक से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि आप इसको ऑप्शन बेस्ड बनाइए। अगर कोई भी ऑप्शन लेते हैं, पहला यही ऑप्शन लेते हैं, पहला भाग का 5 गुना करेंगे तो 150, और दूसरा भाग का 7 गुना करेंगे तो 77, जो टोटल योग आएगा वो कितना हो जाएगा 7 7 5 12, 227 आ गया ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी या तो ऑप्शन बेस्ड बना लीजिए या फिर बेसिक से बनाना है तो ये उसका बेसिक रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 लड़कों ABCD की औसत आयु 5 वर्ष है। अगर ABCD की औसत आयु A+B+C+D अगर औसत आयु 5 वर्ष है, उसका जो योग होगा 5 चौका 20 हो जाएगा। अगर ABD और ABDE का जो औसत आयु है वो कितना दिए गए हैं, 6 वर्ष, तो टोटल योग 24 हो जाएगा। अगर हम
हमें सी का आयु 8 वर्ष दिया गया है तो ई का आयु निकालना है, तो बाकी हमें सी और ई का निकालना है। हमें ए बी डी से कोई मतलब नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। अगर इस दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ए से कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, यानी ई माइनस सी जो होगा वो 4 हो जाएगा। और सी का आयु 8 दिया गया है, यानी ई माइनस 8 इजिकल टू 4, तो ई का आयु कितना हो जाएगा, 8 4 12, यानी इस सवाल को जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाजित हो। देखिए, पहला विषम संख्या 7 द्वारा विभाजित 7, दूसरा 14 नहीं होगा 21, तीसरा जो विषम संख्या होगा वो 35 हो जाएगा, चौथा जो विषम संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 7 से विभाजित होने वाला चौथा जो विषम संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 35 42 उसको 49 हो जाएगा। पाँचवा कितना हो जाएगा, इसी तरह से बढ़ते रहेगा, यानी पाँचवा आ जाएगा फिर छठा आ जाएगा विषम संख्या। तो इसका औसत निकालना। देखिए, जब समान संख्या बढ़ता है, देखिए यहाँ भी 14 बढ़ रहा है, यहाँ भी 14 बढ़ रहा है, यहाँ भी 14 बढ़ रहा है, जब समान संख्या बढ़ता है तब औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, बीच वाला जो संख्या होता है वही औसत होता है। तो यहाँ बीच वाला जो संख्या होगा, ये दोनों बीच में 2 संख्या आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसी दोनों संख्या का औसत निकालेंगे, यानी 35 प्लस 49/2, यानी 9 5 14, 4 3 7 84/2, सॉरी, ठीक है, यानी जो औसत आएगा वो 42 आ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% की हानि पर बेच दी है। यदि उसने वही वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदी होती है और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती है तो उसे 30% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए, इस तरह का सवाल कैसे बनाते हैं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, सीपी को जो है वो 100 मान लीजिए। अगर 5% हानि पे बेच रहे हैं तो एसपी कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। सीपी को 100 माने, अगर 5% हानि पे बेच रहे हैं तो एसपी कितना हो जाएगा, 95। आप क्या बोले, यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पे खरीदी होती, यानी अगर 90 रुपये हम लोग खरीदे होते हैं और 33 रुपये अधिक में बेची होती, तो इस स्टेटमेंट को अभी रहने देंगे, 33 रुपये अधिक में बेची होती, इस स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग बाद में करेंगे, तो उसे 30% का लाभ हो जाता। अगर 90 रुपये हम खरीदते हैं तो हमें 30% का लाभ होता है, तो हम कितना में बेचेंगे, 130% में बेचेंगे, और 90 का अगर 130% बेचेगा तो 13 नंबर 117 रुपये में बेच रहे हैं। तो कितना रुपया हम अधिक में बेच रहे हैं, पहले 95 रुपये में बेच रहे थे और 117 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 22 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि 33 रुपया अधिक कीमत पर बेची होती, यानी ये 22 का वैल्यू 33, तो 1 का वैल्यू 33/22, तो हम क्रय मूल्य 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 33/22 गुने 100, यानी 11 से 3 बार में, 11 से 2 बार में, 2 से 50 बार में, 50 गुने 3, 150 रुपया उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक को 8400 रुपये में बेचता है और उस पर न लाभ कमाता है न हानि सहता है। यदि उसमें से एक को 20% का लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना पड़ेगा। देखिए, अगर इसको बेसिक से बनाते हैं तो दोनों बैल का विक्रय मूल्य 8400 हो गया, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों बैल का विक्रय मूल्य आप ये निकाल लीजिएगा, यानी अगर एक बैल को 20% लाभ पे बेच रहा है तो 8400 का 120% निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे भी ये टोटल न लाभ कमा रहा है न हानि कमा रहा है, तो टोटल जो लाभ होगा, यानी टोटल जो विक्रय मूल्य और टोटल क्रय मूल्य जो है वो बराबर होगा। फिर यहाँ टोटल विक्रय मूल्य में से इसको घटा के यहाँ पे टोटल इसका टोटल विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, इसका टोटल क्रय मूल्य निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। यानी इतना प्रोसेस करना पड़ेगा जो कि कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। इसको हम लोग सबसे बेस्ट अप्रोच से बता रहे हैं, यानी इसका सबसे बेस्ट मेथड जो वो बता रहे हैं। हमें प्रतिशत ही निकालना है, हम क्या करेंगे, ये 8400 का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम एक को 20% के लाभ पे बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग 120% में बेच रहे हैं ना। 120% का मतलब क्या हुआ कि 6/5, यानी अगर 6 रुपया विक्रय मूल्य है तो 5 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर 6 रुपये विक्रय मूल्य है तो 5 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा।
अब आइए, दोनों का विक्रय मूल्य क्या बोला जाएगा कि दोनों को 8400 रुपये में बेचा जाए, यानी दोनों का विक्रय मूल्य जो है समान है। अगर पहले वाला का विक्रय मूल्य 6 रुपया है तो दूसरे वाला का भी तो विक्रय मूल्य 6 रुपया होना चाहिए ना। और न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, इसका मतलब जब दोनों का विक्रय मूल्य 6 + 6 12 हो रहा है तो दोनों का क्रय मूल्य भी तो 12 होना चाहिए ना। इसका मतलब दूसरा का जो क्रय मूल्य होगा वो 7 रुपया हो जाएगा, तभी तो 7 + 5 12 हो जाएगा। यानी ये SP और ये CP, यानी दूसरा को हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 6/7 में बेच रहे हैं। तो कितना का हानि हो रहा है, 7 रुपये में खरीद रहे हैं, 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का हानि हो रहा है। कितना में, 7 में गुने 100, यानी 14.2/7% का हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। यानी सबसे शॉर्टेस्ट मेथड आपका इस सवाल का ये रहा। इससे शॉर्ट मेथड और कुछ नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को एक कार 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह मित्र 54,000 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त कर ले तो कार का आरंभिक लागत मूल्य कितना था। आप कार का आरंभिक लागत मूल्य X मान लीजिए। देखिए, जब 2 या 3 बार बेचा जाता है ना, तब हम क्या करेंगे, X लेकर ही बनाएंगे और बहुत ही कम समय बनेगा, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा बनेगा। अगर हम आरंभिक कीमत X मानेंगे, आरंभिक कीमत, तो व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 10% की हानि में बेच रहा है, इसका मतलब 90% में बेच रहा है, तो 9/10 में बेच रहा है। जब 9/10 में अपने मित्र को बेच रहा है, मित्र इतना में खरीद लिया और मित्र कितना बेच रहा है, 20% लाभ पे बेच रहा है। अगर 20% लाभ पे बेच रहा है तो कितना बेचेगा, 120% पर। 120% का शॉर्ट फॉर्म 6/5 होता है, यानी 6/5 में बेच रहे हैं। और रुपया में कितना में बेच रहा है, 54,000 में बेच रहा है, यानी ये 6/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54,000। तो ये 9 × 54 से कटेगा तो 1,000 बच जाएगा। यानी जो X आएगा 50 यहाँ और 3 0 यहाँ, यानी 50,000। यानी जो क्रय मूल्य आएगा 50,000। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब 2 या 3 बार विक्रय मूल्य दिया रहता है ना, तब हम इसको इसी तरीके से सीरियली अरेंज करके सवाल को बना लेते हैं। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है। अगर हम पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य, ये तो इजी सवाल है। अगर 10% का कमी आया तो 90% बच गया, 20% कमी आया तो 80% बचा, यानी 4/5 बचा, 30% कमी आया यानी 70% बचा, यानी 7/10 बचा। यानी अगर हम काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, सॉरी 125 बार में। ऐसा करते हैं ना, ये 9 7 है ना, तो 9 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। अगर इसको देखो तो 6 2 8 5 13 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर ये खत्म। 5 3 8 1 9, ये भी ऑप्शन ये हो सकता है। 5 3 8, ये भी ऑप्शन खत्म क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 3 8 1 9, ये भी, ये 9 का मल्टीपल है। ये दोनों 2 ऑप्शन 9 का मल्टीपल दिया गया नहीं, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब 7 से गुना करें, हम 7 का भी मल्टीपल चेक कर लेते हैं, यानी 7 5 35 कट जाएगा, फिर ये 10 नहीं कट पाएगा, 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें से 1/5 स्त्रियाँ और शेष पुरुष हैं। 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियाँ अशिक्षित हैं। तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत निकालना है, हमें प्रतिशत ही निकालना है ना। जब प्रतिशत निकालना है तो हम इस स्टेटमेंट को, यानी 25,000 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 100 पे जो प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है। 100 पे प्रतिशत निकालने में सुविधा होता है बाकी की अपेक्षा। अगर 25,000 पे भी लीजिएगा तो ही बन जाएगा, लेकिन ये क्या होगा कि ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, टोटल जो जनसंख्या था वो 100 मान लेते हैं, टोटल जनसंख्या 100 मान लेते हैं। अब इस 100 में से 1/5 स्त्री है, यानी स्त्री की संख्या कितना होगा, 100 का 1/5 20। 20 अगर स्त्री होगा तो पुरुष कितना हो जाएगा, 80, पुरुष 80। उसमें से 5% पुरुष और 40% स्त्रियाँ अशिक्षित हैं, तो शिक्षित लोगों का प्रतिशत निकालना है। देखिए 80 का 5% कितना होता है, 1/20 भाग अगर निकालेंगे तो 5% अगर निकालेंगे तो 1/20, यानी 4 अगर अशिक्षित हैं तो शिक्षित कितना हो जाएगा, 76। 80 में अगर 5% अशिक्षित, यानी 4 व्यक्ति अशिक्षित हैं, यानी 4 पुरुष अशिक्षित हैं, तो 76 पुरुष शिक्षित हो जाएगा। अगर 40% महिला अशिक्षित है, यानी 20 का 40% कितना होता है, 8। अगर 8 अशिक्षित हैं तो 12 शिक्षित हो जाएगा, 12 महिला शिक्षित हो जाएगा। तो टोटल शिक्षित कितना आया, यानी 76 + 12 यानी 88 टोटल शिक्षित आया, कितना में, 100 में। तो इसका मतलब 88% टोटल शिक्षित आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा।
यानी अगर हम 100 माने तो यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया, नहीं तो 25,000 पे हमें फिर निकालना पड़ जाता। तो इसीलिए जब भी प्रतिशत निकालना हो तो कोशिश क्या करना है कि 100 पे ही निकालें। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर लगे बिजली के खंभे को 7 सेकंड में पार कर लेती है और एक पूरे प्लेटफार्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है। यदि उस प्लेटफार्म की लंबाई 390 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। हम क्या करते हैं, दोनों ही स्थिति में चाल को बराबर कर देते हैं। अगर रेलगाड़ी की जो लंबाई है अगर हम x मानते हैं, अगर कोई रेलगाड़ी एक खंभा को 7 सेकंड में पार कर रही है तो रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई को पार करेगी। तो इस स्थिति में टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस x और हम स्पीड निकाल रहे हैं, दोनों स्थिति में हम स्पीड बराबर कर रहे हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस x और टाइम कितना है 7। अगर 390 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पूरे प्लेटफार्म को 28 सेकंड में पार करें, अगर कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है इसका मतलब अपनी भी लंबाई पार करती है और साथ ही साथ उस प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार करती है। तो टोटल कितना लंबाई पार करेगा, x + 390 और इतना पार करने में कितना समय लगता है 28 सेकंड। तो यहाँ से भी हम स्पीड निकाल लेंगे और दोनों एक ही रेलगाड़ी का स्पीड है तो दोनों स्पीड को बराबर कर देंगे। 7 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। अब ये 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x बराबर x + 390, ये 4x बराबर, तो यानी 3x बराबर 390, x बराबर कितना हो जाएगा 130, यानी जो रेलगाड़ी का लंबाई आएगा 130। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समुद्री जहाज़ के ऊपर एक बंदूक चलाई जाती है, यानी ये एक जहाज़ है। इस जहाज़ के ऊपर से कोई बंदूक चलाया गया, यानी यहाँ से कोई बंदूक चलाया गया, यहाँ से कोई खड़ा होकर बंदूक चलाया गया, यहाँ से कोई खड़ा होकर बंदूक चलाया गया। यदि उसकी आवाज़ की अनुगूंज एक चट्टान से 9.6 सेकंड बाद सुनाई देता है, यदि ध्वनि की चाल 1100 फीट पर सेकंड है तो चट्टान की जहाज़ से दूरी कितना है। जैसे कोई ये चट्टान था, ये चट्टान, अब ये ध्वनि यहाँ से जाएगा, मान चलिए d मीटर दूरी पर है तो d मीटर गया, फिर ये d मीटर वापस आया, यानी 2d मीटर दूरी तय करने में उसको कितना सेकंड लगता है 9.6 सेकंड। अनुगूंज सुनाया जाता है, यानी पहले ध्वनि जाएगा फिर टकरा के फिर वापस आएगा, तो यानी 2d मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगता है 9.6 सेकंड लगता है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस 2d हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, स्पीड है 1100 फीट पर सेकेंड और टाइम है 9.6 सेकेंड। यानी अगर हम यहाँ से काटेंगे 2 से, ये 4.8 बार में कटेगा, 4.8 बार में, और दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो हट जाएगा, यानी 48 को करेंगे तो 5228, 48 का 5280। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतनी समय में कितना हो जाएगी। देखिए अगर इसको बेसिक से बनाएगा तो वो थोड़ा सा 3-4 स्टेप करना पड़ेगा। पहला स्टेप में आपको अमाउंट दिया गया 3234, 2400 रुपया इसका मूलधन दिया गया, 4 वर्ष दिया गया, तो रेट निकाल लेंगे, यानी रेट मान चलिए x% आ गया, रेट कुछ आ जाएगा 9% रेट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, आपके पास 1% की वृद्धि करेंगे तो नया रेट 10% आ जाएगा। फिर 10% की दर से 2400 रुपये पे आप 4 वर्ष के लिए ब्याज निकाल के फिर आप जोड़िएगा, इतना चीज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, शॉर्टेस्ट मेथड से, तब कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। देखिए जो भी रेट होगा 4 वर्ष में तो 3264 रुपये हो ही जाएगा, 3264 रुपये हो ही जाएगा, जो भी रेट हो उससे नहीं मतलब है। अगर हम रेट में 1% का वृद्धि करेंगे तो 2400 रुपया पर 1% की दर से 4 ईयर में कितना ब्याज बनेगा, 2400 का 96 रुपये ब्याज मिलेगा, 96 रुपये ब्याज बनेगा। अगर हम रेट में 1% का वृद्धि करते हैं तो 2400 रुपया पर 4 साल में 1% की दर से 96 रुपये वृद्धि हो जाएगा। इन पहले 3264 रुपये मिला था, 96 रुपया वृद्धि हो जाएगा ब्याज में, तो टोटल जो अमाउंट बन जाएगा कितना बन जाएगा, वो 3360 बन जाएगा। यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी जो एक्स्ट्रा हम लोग वृद्धि कर रहे हैं ना, जितना दर हम एक्स्ट्रा प्रतिशत वृद्धि करेंगे वो एक्स्ट्रा दर से ब्याज निकाल के हम लोग अमाउंट में जोड़ देंगे।
पुराना अमाउंट में जोड़ देंगे। पुराना अमाउंट 3264 था। अगर हम 1% ज़्यादा दर लेते हैं तो यानी 96 रुपये हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा। जब 96 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो टोटल जो मेरा धनराशि हो जाएगा वो 3360 हो जाएगा। 1000 रुपये की 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाते हैं। तो समय क्या होगा, इसका 3 वर्ष हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि ये 10% के दर से 2 ईयर में जो CI होता है ना वो 21% होता है, और 10% की दर से 3 ईयर में जो CI होता है वो 33.1 होता है। तो यानी 331 रुपये, यानी 1000 पर अगर निकालेंगे तो 331 रुपये ब्याज बन जाएगा, और 331 रुपये ब्याज बनेगा तो 1331 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये ग्राफ में बोला गया है फरवरी और मार्च में आयातित आलूओं का औसत मूल्य कितना होगा। फरवरी और मार्च, देखिए ये जो काला वाला होगा वो क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा, और ये जो वाइट वाला है वो क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, और ये जो इस तरह से दिया गया हो लाइन लाइन वाला वो क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। तो हमें फरवरी और मार्च में आलू का औसत मूल्य निकालना है। तो फरवरी ये रहा, फरवरी में आलू कितना है, ये 34 से कम है और 32 ज़्यादा है। तो इसका मतलब फरवरी में जो आलू होगा वो 33 हो जाएगा, और मार्च में भी जो आलू होगा वो 33 ही होगा। मार्च में भी जो आलू होगा वो 33 ही होगा। यानी टोटल कितना केजी आयात किया गया, 33 केजी फरवरी में, 33 केजी मार्च में, यानी टोटल 66 केजी आयात किया गया आलू। हमें औसत मूल्य निकालना है, यानी 1 केजी का जो मूल्य है वो 120 रुपये दिया गया आलू का। यहाँ पे देख लीजिए 1 केजी आलू का जो मूल्य है 120 रुपये दिया गया है। तो 66 केजी आलू का मूल्य टोटल 166 गुण 120 हो जाएगा। और हमें औसत निकालना है 2 महीना का, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 महीना का औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से कितना बार में कटेगा, 60 बार में, यानी 0 6 6 के 36, 36 + 3 39, यानी जो औसत मूल्य आएगा 3960, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं। मार्च में गेहूं के आयात का कुल मूल्य कितना था। देखिए मार्च जो गेहूं है वो ये वाइट वाला होगा। तो मार्च में गेहूं कितना है, ये अगर देखें तो ये 36 के सामने है, यानी टोटल 36 केजी है। मार्च में जो गेहूं है वो टोटल 36 केजी है, और गेहूं का जो मूल्य दिया गया वो 156 रुपये दिया गया है। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 36 गुने 156, हमें रुपये में निकालना है। तो यानी 6 6 के 36, इक्याए स्थान पे 6 होगा, ऑप्शन बी में है। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी उसे भी गुना करेंगे तो 5616 आ जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 5616, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। वीडियो को आप लोग ज़रूर एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके और इस सेशन का लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।